Today we are going to start a new chapter, Structure Organization in Animals. This is the 7th chapter of our textbook. 6th chapter has been deleted. The first topic is animal tissues. So what are tissues? Tissues are a group of cells that have similar structure and similar function, along with intercellular substances. अब देखें अपन टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होगी, तो इनमें सारे ही फंक्शन कौन करेगी, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। अगर सेल को रेस्पिरेशन करना हो तो भी वो सिंगल सेल ही करेगी, एनिमल को मूव करना हो तो सिंगल सेल ही मूव करेगी, डाइजेशन का काम भी कौन करेगी, सिंगल सेल ही करेगी, रिप्रोडक्शन में भी सिंगल सेल पार्ट लेगी। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सारा ही फंक्शन कौन करती है, एक सिंगल सेल करती है। बट अगर अपन देखें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, वो अपने फंक्शंस को आपस में बांट लेती हैं। यानी क्या प्रेजेंट होता है उनमें, लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है। एक ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर है तो उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब हर सेल बॉडी की हर काम को करेगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या किया बॉडी ने, डिवाइड कर दिया सेल्स को ग्रुप्स में और फिक्स कर दिया उनका फंक्शन। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, तो दूसरा किसका काम करेगा, मूवमेंट का काम करेगा। तो क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड होते डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैसे हैं, दिखने में सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर उनका सेम है एंड उनका फंक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, टिश्यू। तो सेल्स आपस में एक साथ अरेंज होकर क्या फॉर्म कर रही हैं, टिश्यू। प्लस इसमें क्या आ जाएगा, जो सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड नहीं होती, मोस्टली इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये सेल्स प्लस इंटरसेलुलर स्पेस, इस पूरे ही स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फिर टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन एनिमल टिश्यूज़ की, अपने एनिमल टिश्यूज़ ही हैं सिलेबस में। अब एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं मोस्टली, तो अपन देखें सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स अरेंज कैसे हैं, या फंक्शन क्या कर रही हैं, तो उसके बेसिस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं टिश्यूज़ को ग्रुप्स में। एनिमल टिश्यूज़ को कितने ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे, 4 ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को और क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट कह सकते हैं एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू सेकंड, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब इनके फंक्शन क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यू तो बॉडी को कवर करने का काम करती है, बॉडी को या बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको कवर करके रखती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, 2 अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट्स में हेल्प करता है एंड नर्वस टिश्यू सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। तो इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को अपन डायरेक्ट कह सकते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे, ऐसा टिश्यू जो किसी बॉडी पार्ट को या बॉडी ऑर्गन को कवर करके रख रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी सेल्स कैसी होती हैं, इसकी सेल्स होती हैं क्लोजली अरेंज्ड, बहुत पास पास होती हैं, तो बीच में इनकी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू की स्पेशल फीचर क्या है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, सेल्स क्लोजली अरेंज्ड होंगी, पास पास में होंगी। अब इनमें एक साइड तो अटैच्ड रहती है लेयर की, क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू लेयर है एक,
जो कवर करके रख रहा है। तो लेयर की एक साइड तो ऑर्गन से जिसको वो कवर कर रहा है उससे अटैच्ड रहेगी और दूसरी साइड उसकी फिर फ्री रहेगी। अगर अज्यूम करें ये क्या है, ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, देखिए खाली जगह है, कैविटी है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू का उसको कवर करके रखेगा, अब या तो बाहर से कवर करके रख सकता है या फिर अंदर से कवर करके रख सकता है। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू तो उसका ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसकी एक साइड तो क्या होगी, अटैच्ड होगी, तो ये वाली साइड तो अटैच्ड है और इसकी अदर साइड क्या होगी, फ्री होगी। फ्री होगी या तो कहाँ हो सकती है वो, आउटर एनवायरनमेंट के साइड पे हो सकती है, और अगर कहाँ प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू, लाइनिंग कैविटी के साइड, तो उसकी फिर ये वाली साइड तो अटैच्ड रहेगी और ये वाली साइड क्या रहेगी, फिर फ्री रहेगी। तो फ्री साइड कहाँ हो सकती है, या तो आउटर एनवायरनमेंट की साइड हो सकती है या फिर इनर कैविटी की साइड हो सकती है, बट एक साइड जो है इसकी फ्री होगी और एक ही साइड अटैच्ड होगी। अब अगेन अपन एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एंड कंपाउंड। अब क्या डिफरेंस होगा दोनों में, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होगी सेल्स की, एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, कंपाउंड में फिर मोर देन 1, 2, 3, 4 कितनी भी लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। यहाँ तो सिंगल लेयर है, यहाँ पे फिर मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट है। अगेन सिंपल को डिवाइड कर सकते हैं फिर 3 टाइप्स में। सिंपल के अगेन कितने टाइप्स हो जाएंगे, 3। फर्स्ट स्क्वैमस, सेकंड क्यूबॉइडल, थर्ड कॉलमनर। स्क्वैमस में क्या होगा, सेल्स का शेप होगा फ्लैट, कैसी होंगी, फ्लैट और इरेगुलर शेप की, ऐसी सेल्स होंगी। शेप भी इनका कैसा होगा, इरेगुलर होगा। क्या काम करती हैं, अब ये पतली सी लेयर होती है, फ्लैट सेल्स की लेयर है, पतली सी लेयर है, तो ईजिली कोई भी चीज़ इनके आर पार जा सकती है। तो ऐसी जगह पर ये प्रेजेंट होती है जहाँ पे क्या फंक्शन है, जिस ऑर्गन का या पार्ट का डिफ्यूजन का फंक्शन है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स में क्या हो, लंग्स में क्या प्रेजेंट होंगे, एल्वुलाई, लंग्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर एयर फिल रहती है। लंग्स के अंदर एयर आई तो उसमें बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट है, छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो एयर कहाँ चली जाती है, इनमें चली जाती है। अब इनकी जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, स्क्वैमस, सिंगल फ्लैट सेल्स की लेयर होती है, और इनके पास भी अटैच रहती हैं ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड है। तो एयर यहाँ से कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो एल्वुलाई की लाइनिंग भी कैसी होती है, स्क्वैमस होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी लाइनिंग भी कैसी होती है, फिर स्क्वैमस होती है, ताकि ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो ईजिली ब्लड के अंदर आ जाए, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईजिली कहाँ चली जाए, एल्वुलाई के अंदर चली जाए। ठीक है, तो जिन बॉडी पार्ट्स को या ऑर्गन्स को किसका फंक्शन करना है, डिफ्यूजन का, तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन, यानी किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे जाना इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज जो होती हैं, जो डिफ्यूजन का फंक्शन करती हैं, उनकी जो एपिथेलियम होती है वो किस टाइप की होगी, स्क्वैमस, थिन सेल्स होंगी, फ्लैट होंगी, ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। क्यूबॉइडल में सेल्स का शेप कैसा होगा, क्यूब शेप्ड, तो थोड़ी चौड़ी लेयर होगी, थिकर होगी कंपैरेटिवली। अब ये इजीली ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर सकती, थिक लेयर है तो ट्रांसपोर्ट होके कोई चीज़ इजीली नहीं जा सकती, जा तो सकती है, कंपल्शन नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएगी, पर रेट स्लो होती है। तो ये ऐसी जगह पे होती हैं जिनका फंक्शन डिफ्यूजन का नहीं होता, पर मेन फंक्शन उनका डिफ्यूजन नहीं होता। मान लो कोई बॉडी पार्ट है जो किसका फंक्शन कर रहा है, सिक्रेशन का, यानी कोई सब्सटेंस वो सीक्रेट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है,
तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी फिर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होगी। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है ये, जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स क्या करती हैं, कोई भी सिक्रेशन को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मान लो लिवर है, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो इनसे फिर डक्ट्स निकलती हैं। तो इन डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़ नहीं करना कहीं पर भी, डक्ट के अंदर अंदर ये सब्सटेंस जाएगा। तो इसकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। ऐसे ही जो नेफ्रॉन है, किडनीज़ हैं, किडनीज़ क्या फंक्शन करती हैं, एक्सक्रेशन का फंक्शन करती हैं, ब्लड को छानने का काम करती हैं, फिल्टर करती हैं। इनमें नेफ्रॉन की जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो होती है नेफ्रॉन सेल्स होती हैं ये। इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इनके जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, यानी इनकी जो ट्यूब्स होती हैं, इन सेल्स में भी क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। तो उनकी लाइनिंग भी क्या बनी, किसकी बनी हुई होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। सेल्स नहीं होती, पूरी यूनिट होती है ना नेफ्रॉन। अब क्यूबॉइडल सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आएगा आगे। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। उनमें कौन सी वाली ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविल, यानी इनकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं। जो मेम्ब्रेन है वही क्या बना लेती है, फोल्ड्स बना लेती है। इनको क्या कहते हैं, माइक्रोविल है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, ट्यूब है। इसकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ना कॉलमनर, कॉलमनर में कैसी होंगी सेल्स, कॉलम जैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, लंबे लंबे कॉलम्स होंगे। अब ये भी डिफ्यूजन का वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगी। क्या वर्क करेंगी ये, या तो सीक्रेशन का करेंगी या एब्जॉर्प्शन का करेंगी। ठीक है, तो ये भी डिफ्यूजन का वर्क धीरे कर पाती हैं, करती तो हैं, धीरे कर पाती हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, जो स्टमक की लाइनिंग है या इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, स्टमक है, स्टमक इसकी भी लाइनिंग होगी। ये किसकी बनी हुई होगी फिर, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। ऐसे जो इंटेस्टाइन है इसकी लाइनिंग भी किसकी बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की। अब ऐसे ही जैसे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई, जैसे पीसीटी के में प्रेजेंट थे, वैसे ही जो इंटेस्टाइन की कोलमनर एपिथेलियम होती है इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब जैसे ये सरफेस एरिया अपन अगर मेजर करें तो ये कम होगा। अगर ऐसे फोल्ड्स बन जाएंगे तो सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का। अब ये इतना सारा सरफेस एरिया हो गया तो अब्जॉर्प्शन फिर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी मेन तो 3 टाइप्स आ गए। अब 2 टाइप्स और होते हैं, कौन कौन से, सिलिएटेड, इनके अलावा इन्हीं को फिर उसमें क्लासिफाई कर देते हैं, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अब अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स में क्या प्रेजेंट है, सीलिया, तो अपन को क्या कह देंगे फिर, सिलिएटेड। और अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल क्या काम कर रही हैं, कोई सब्सटेंस सीक्रेट कर रही हैं, ग्लैंड्स की तरह काम कर रही हैं, तब उसको क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दोनों ही आते हैं इन दोनों में भी। ऐसे ऐसी क्यूबॉइडल या कॉलमनर जो क्या कर रही हैं, जिन पे सीलिया प्रेजेंट है वो सिलिएटेड, या ऐसी क्यूबॉइडल और कॉलमनर जो क्या कर रही हैं, ग्लैंड की तरह वर्क कर रही हैं, वो ग्लैंडुलर। तो ये मान लो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने, इस पर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक पतले पतले निकले हुए रहते हैं। अब ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो प्रेजेंट होते हैं ये ब्रैंक्यूल्स में। ब्रैंक्यूल्स क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं लंग्स की, पतली पतली, जो एयर लेके आती हैं लंग्स तक। और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ओविडक्ट जो होती है, ये ओवरीज से कनेक्टेड होती है यूटेरस तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का
सिस्टम का पार्ट होती है। अब ये सीलिया क्या काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मान लो इसकी कैविटी है, ये कोई ऑर्गन है, इसकी कैविटी के साइड पे सीलिया है, कैविटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। किस केस में, ब्रेंकियोल्स के केस में तो क्या प्रेजेंट होगा, कैविटी में एयर, और फैलोपियन ट्यूब के केस में क्या प्रेजेंट होगा, ओवम। तो ये उसको जो भी सब्सटेंस इसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं। सीलिया मूव करते हैं तो जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है चीज़ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो किस में हेल्प करेंगे, फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड एपिथेलियम का, मूव करने का सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्यूबोइडल भी हो सकती है या कॉलमनर भी हो सकती है। सेकंड ग्लैंडुलर, अब वो ये क्या काम करेंगी, सीक्रेशन करेंगी किसी भी सब्सटेंस का। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, सीक्रेशन का काम करती हैं। ये भी कितने टाइप की हो सकती हैं, अब अगर देखें अपन इसमें कितनी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तब कितने टाइप की हो जाएंगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 टाइप्स की, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल लेयर है पूरी, इसकी कुछ सेल्स क्या कर रही है, ग्लैंड की तरह वर्क कर रही है। ये एक सेल ग्लैंड की तरह वर्क कर रही है, ये सेल ग्लैंड की तरह वर्क कर रही है, तब इसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। तो ये एक ही सिंगल ग्लैंड, कैसी ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, सारी एक साथ काम नहीं कर रही, एक अपना सीक्रेट अलग कर रही है, ये अपना सीक्रेशन अलग कर रही है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन में सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स जो सीक्रेट करती हैं। तो वो किसका टाइप आ जाएगा, यूनिसेलुलर का टाइप आ जाएगा। ऐसे ही फिर होंगी मल्टी सेलुलर। इसमें सेल्स ग्रुप में फंक्शन करती हैं। ये सेल है, एपिथेलियम है, अब इसकी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या काम करे, साथ में काम करे सीक्रेशन का, तब उसको क्या कह देंगे अपन, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड है, सिलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट करती हैं, ये माउथ में सीक्रेशन डालती हैं अपना सिलाइवा का, ठीक है। तो अगर सेल सिंगल वर्क करे तब तो यूनिसेलुलर, और सेल्स ग्रुप में वर्क करें तब मल्टी सेलुलर। अब अपन देखें जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो अपने सीक्रेशन को रिलीज कैसे कर रही हैं या पोर कैसे कर रही हैं, तो उसके बेसिस पे कितने टाइप की हो जाएंगी सेल्स, अगेन 2 टाइप्स की हो जाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर कोई ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, मान लो ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर है, कैसे भी है, ये अपने सब्सटेंस को कैसे रिलीज़ कर रही है, डक्ट के थ्रू, डक्ट निकल रही है और ये जो भी सब्सटेंस बना रही हैं वो डक्ट में रिलीज़ कर रही हैं, और डक्ट के थ्रू वो जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसे फंक्शन करना है वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तब ऐसी ग्लैंड्स को तो कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे लिवर है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है लिवर, इससे डक्ट निकलती है, बाइल डक्ट फिर अपने सीक्रेशन को कहाँ ले जाती है, इंटेस्टाइन तक ले जाती है। तो डक्ट्स के थ्रू अगर रिलीज हो रहा है कोई भी सब्सटेंस तब वो ग्लैंड्स होंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें आ जाएंगी लिवर आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स आ जाएंगी, स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगी, म्यूकस ग्लैंड्स आ जाएंगी। सारी ग्लैंड्स जो भी सिंगल सेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, जो रिलीज़ कर रही हैं अपने सब्सटेंसेस को डक्ट के थ्रू, वो आ जाएंगी एक्सोक्राइन में। और एंडोक्राइन में आ जाएंगी ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी सब्सटेंसेस को डक्ट के थ्रू रिलीज़ नहीं कर रही, ये कोई ग्लैंड है, ये ऐसे डिफ्यूज़ कर देती हैं, इनसे निकल के सब्सटेंस जो आउटर इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स में पहुँच जाता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसे जो करती हैं, जो आप रिलीज़ कर दिया बस सराउंडिंग में, वो क्या होती हैं फिर एंडोक्राइन, फिर ब्लड में जाके वो जहाँ जाना होता है उसको पहुँच जाता है। तो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी, जो सारे हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं वो सारी कैसी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अब सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट तो था अपना सिंपल, नाउ आ जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की। टाइप कोई सा भी हो सकता है सेल्स का, लेयर्स होंगी एक से ज़्यादा, कितनी भी हो सकती हैं।
अब ये ना तो एब्जॉर्ब कर पाएंगी, ना सीक्रेट कर पाएंगी, ना ही डिफ्यूज़ कर पाएंगी। क्या काम करेंगी? अब ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। किसी भी ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, किसी भी केमिकल से या मैकेनिकल इंजरी से, चोट लग जाए उससे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जो स्किन की लेयर होती हैं, स्किन की लेयर क्या है? मल्टी सेलुलर लेयर है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्किन में, तो वो बॉडी के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ऐसे बकल कैविटी जो है, जहाँ से फूड जाता है, फूड की जो कैविटी माउथ के बाद जो स्टार्ट हो जाती है, माउथ के बाद ही बकल कैविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उस कैविटी की लाइनिंग जो उसको फूड से प्रोटेक्ट करके रखती है। और फिर बकल कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फूड फेरिंग्स में, तो उसकी जो लाइनिंग ये सब किसकी बनी हुई होती हैं? कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती हैं। क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम में? मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होगी, प्रोटेक्शन का वर्क करेगी।